नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है अपनी कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जिन सार्थक से बना होता है वो होते हैं शब्द और एक होता है वर्ण। ये तीन कड़ियाँ हिंदी में। वर्णों का सार्थक समूह कहलाएगा शब्द और शब्दों का सार्थक समूह कहलाएगा वाक्य। दोनों के साथ आपको शब्द याद रखना है, ये वाला चीज़ सार्थक। वर्णों का अगर सार्थक मेल हो गया तो बन गया शब्द और शब्दों का सार्थक समूह है तो वो कहलाएगा वाक्य। पहली बात तो है वाक्य की परिभाषा। फिर जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के होंगे दो अंग, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य तथा विधेय। अब किस प्रकार से अपन पता लगाएंगे कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। अगर हमें वाक्य दिया हुआ हो और उसमें से हमें छंटवा ले कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो कैसे उसको अपन समझेंगे। तो मोटी मोटी इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि जब भी हमें कोई वाक्य दिया जाए उसमें कर्ता हो या उस कर्ता का विस्तार। विस्तार से अर्थ है कर्ता का जो विस्तृत रूप है उसको अपन विस्तार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ तो कर्ता केवल अकेला राम है, लेकिन अगर वाक्य आपको दे दिया गया कि मोहन का बड़ा भाई राम पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन का बड़ा भाई राम ये पूरा का पूरा क्या है, कर्ता का विस्तार है। अकेला राम न लिख करके मोहन का बड़ा भाई ये शब्द उसके पहले जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, कर्ता का विस्तार। तो उद्देश्य के अंतर्गत हमेशा आएगा कर्ता और कर्ता का विस्तार, और विधेय के अंतर्गत आएगा इस कर्ता को छोड़ करके वाक्य में और क्या बचे, क्रिया बच गई और क्या बचा, कर्म बच गया और इनका विस्तार। यानी क्रिया व क्रिया का विस्तार, कर्म या कर्म का विस्तार, ये आएंगे विधेय में। तो उद्देश्य तो होता है किसी भी वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाए, जिसके बारे में जानकारी दी जाए, जानकारी दी जाए वो कहलाएगा उद्देश्य। और जो जानकारी दी जा रही है वह कहलाएगी विधेय। उदाहरण के लिए एक वाक्य लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा भाई प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। पुस्तकें इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में हमें नज़र आ रहा है मेरा भाई प्रशांत। यहाँ तक जो है वाक्य ये कर्ता का विस्तार है। ये क्या है, कर्ता का विस्तार है। अकेला प्रशांत लिख देता तब कर्ता होता, और मेरा भाई इसके पहले शब्द जोड़ दिया तो ये पूरा बन गया कर्ता का विस्तार। तो ये क्या चीज़ है, उद्देश्य। ये याद रखना है हमें कि कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य में आएगा और बाकी जो भी बच गया यानी ये कर्म है, पढ़ना क्रिया है और इनसे पहले ये इनके विस्तार लगा दिए
तो ये जो सारी चीज़ हो गई ये किस में आ गई, क्रिया और कर्म का विस्तार, ये हो जाएगी विधेय में। तो पहचान के दो तरीके बता दिए, एक तो सीधा सीधा है कि कर्ता और कर्ता के विस्तार को हम उद्देश्य में रख देंगे, और क्रिया और कर्म का विस्तार है उसको विधेय में रख देंगे। या दूसरा तरीका है जिसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही है वो उद्देश्य हो जाएगा, और जो जानकारी दी जा रही है वो विधेय में आ जाएगी। जैसे इस वाक्य में किसके बारे में जानकारी दी गई है, प्रशांत के बारे में, मेरे भाई प्रशांत के बारे में, तो मेरा भाई प्रशांत है वो उद्देश्य हो जाएगा। और क्या जानकारी दी जा रही है कि वो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये हो जाएगा विधेय। तो ये तो हुई वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। अब अगली बात आती है कि वाक्य को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो वाक्य के जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधारों पे अलग अलग किए गए। जैसे 3 मुख्य आधार अपनाए गए वाक्य के प्रकार करने के लिए। 3 मुख्य आधार हैं। पहला आधार है क्रिया के आधार पे, दूसरा आधार है रचना, यानी उस वाक्य की रचना कैसे हुई है, और तीसरा आधार है अर्थ के आधार पे। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिया के आधार पे। तो क्रिया के आधार पे हैं 3 प्रकार, रचना के आधार पे भी हैं 3 प्रकार, और अर्थ के आधार पे हैं 8 प्रकार। ये तो संख्यात्मक आंकड़ा हुआ एक। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला क्रिया के आधार पे जो 3 प्रकार हैं वो हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार हैं। तो वाक्य को हमें 3 आधारों पे बांट सकते हैं, क्रिया के आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। क्रिया रचना के आधार पे 3 प्रकार हैं, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं क्रिया के आधार पे वाक्य के जो प्रकार हैं उनकी। तीनों प्रकारों को ले लेते हैं। सबसे पहला कर्तृवाच्य। किसको कहेंगे कर्तृवाच्य? देखो शब्द आ रहा है कर्तृवाच्य में कृत, यानी करने का भाव है, और आधार अपन ने बताया है क्रिया। तो यहाँ जितने भी प्रकार किए जाएंगे उनका आधार क्रिया ही है। तो अगर क्रिया का लिंग एवं वचन, 2 चीज़ें याद रखनी है, लिंग एवं वचन अगर कर्ता द्वारा परिवर्तित होता है, क्रिया के जो लिंग और वचन है वो अगर निर्धारित कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। यानी अगर कर्ता पुल्लिंग आ गया तब तो उसके अनुसार आएगा। वचन अगर कर्ता बदल गया, एक वचन से बहुवचन हो गया, तो क्रिया भी एक वचन से बहुवचन हो जाएगी। यानी क्रिया के लिंग और वचन अगर कर्ता के साथ बदल जाते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो उस वाक्य को कहेंगे हमें कर्तृवाच्य। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देखें, अशोक स्कूल जाता है, अशोक स्कूल जाता है। दूसरा वाक्य है राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। ये 2 वाक्य हो गए। तो देखिए पहले वाक्य के अंदर कर्ता अशोक, दूसरे वाक्य में कर्ता राधा। अशोक पुल्लिंग है, राधा स्त्रीलिंग है। जैसे ही कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ तो उसके साथ साथ ही क्रिया का रूप भी बदल गया। अशोक के साथ जाता, पुल्लिंग क्रिया आई, राधा स्त्रीलिंग होते ही क्रिया भी इसके साथ कैसी होगी, स्त्रीलिंग ही हो गई है, जाता नहीं है, जाती आ गया। तो जब क्रिया का रूप और क्रिया का भी लिंग या वचन कर्ता से निर्धारित हो, कर्ता बदलने पर बदल जाए, तो वो वाक्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य। दूसरा वाक्य है भाववाच्य। केवल थोड़ी सी बात चेंज करनी है
क्रिया का लिंग व वचन किसके द्वारा परिवर्तित होता है, यहाँ तो कर्ता होता है और दूसरा अपना भाव नहीं है, कर्मवाच्य है। कर्म से देखते हैं इनको, कर्मवाच्य। तो अगर क्रिया का लिंग और वचन है वो किसके द्वारा परिवर्तित हो, कर्म द्वारा परिवर्तित हो, यानी अगर वाक्य का कर्म बदल दिया जाए तो कर्म के बदलने से क्रिया है वो भी बदल जाए। जैसे उदाहरण के लिए देखें, अशोक ने चाय पी, अशोक ने चाय पी, पूजा ने दूध पिया, राधा ने खाना बनाया, राधा ने खाना बनाया। तो ये 3 उदाहरण है। देखो, पहले के अंदर पुल्लिंग है कर्ता, दूसरे के अंदर पूजा, ये स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ भी पी, पिया, यानी जैसे ही अपन क्रिया को बदल रहे हैं, कर्ता को बदल रहे हैं, तो उससे क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राधा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बनाया देखिए क्रिया पुल्लिंग आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब कर्ता से क्रिया नहीं बदल रही है, बल्कि किस से बदल रही है, ये खाना, दूध, चाय, जो वाक्य में कर्म है उसको हमने कर्म को जैसे ही बदल दिया तो उसके अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन भी बदल गया। जैसे चाय है तो चाय स्त्रीलिंग आ गई तो उसके लिए पी आ गया, दूध है वो पुल्लिंग आ गया तो उसके लिए पिया हो गया, खाना है वो पुल्लिंग शब्द आ गया तो उसके लिए बनाया हो गया, बनाई की जगह पे। तो वाक्य में जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म द्वारा निर्धारित होता है, उसके बदलते ही बदल जाए तो वाक्य कैसा कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। और तीसरे प्रकार का अंतिम वाक्य क्रिया के आधार पे जो है वो है भाववाच्य, यानी न तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता से प्रभावित हो और न ही कर्म से प्रभावित हो, बल्कि असमर्थता का भाव हो क्रिया में, तो तीसरा आ जाता है भाववाच्य। न तो कर्ता से प्रभावित हो क्रिया और न ही क्रम के साथ परिवर्तित हो, बल्कि क्रिया के अंदर असमर्थता का भाव, असमर्थता का भाव है। जैसे राधा, जैसे उदाहरण के लिए घोड़े से दौड़ा नहीं जाता है, पूजा से लिखा नहीं जाता है, ऐसे वाक्य हैं। जैसे पूजा से पढ़ा नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो ऐसे वाक्य हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिया जो है उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, यानी असमर्थता का भाव हो गया ना। पूजा से दौड़ा नहीं जा रहा है, घोड़े से दौड़ा नहीं जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों में जहाँ नहीं का भाव हो, असमर्थता का भाव हो, वहाँ हमें भाववाच्य करना है। ये हो गया हमारा पहला प्रकार। क्रिया के आधार पर वाक्यों को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा वाक्य की परिभाषा, उसके बाद में वाक्य के अंग, उसके बाद वाक्य के हमने 3 आधारों पे प्रकार किए। सबसे पहला क्रिया के आधार पे 3 प्रकार कर दिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और फिर क्रिया के बाद आता है अपना रचना के आधार पे, तो उसमें सरल, संयुक्त और मिश्र, उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।